किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास जानते हैं, फिर ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या बला है जो ज़बरदस्ती हमें पढ़ना पड़ता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। मान लो तुम एक केमिकल साइंटिस्ट बन गए, तुमने कोई एक नया कंपाउंड डिस्कवर किया। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के कंपाउंड्स उसमें हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कैसे पता करोगे। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स डिस्कवर हुए, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसका मॉलिक्यूलर मास कैसा था, ये हमको कैसे पता चला और क्या इसमें एम्पिरिकल फार्मूला का कोई रोल है। तो चलो जानेंगे इस वीडियो को। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप एम्पिरिकल फार्मूला के इम्पोर्टेंस को समझें। सपोज तुम्हें एक नया सब्सटेंस मिला, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट किस मात्रा में है ये तुमको पता करना है। तो कैसे करोगे। तुम्हें पता है कि 11th-12th में हम लोग ग्रुप एनालिसिस करते हैं और कौन कौन से सॉल्ट हैं इसके बारे में पता करते हैं। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज को लेते हैं। हाँ, मुझे मालूम है ग्लूकोज कोई और डिस्कवर कर चुका है, लेकिन अब हम नया कंपाउंड तो डिस्कस नहीं कर सकते, तो ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ग्लूकोज में हमें पता चला कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये तो हो गया केमिकल एनालिसिस करके, जो कि हम यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब पता ये करना है कि ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये किस रेशियो में है। तो अब रेशियो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सब्सटेंस का करीब 100 ग्राम ले लेंगे और परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 ग्राम ले रहे हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। अब उस 100 ग्राम में कार्बन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है और हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है। तो हमको पता चलता है कार्बन करीब करीब 40% है, हाइड्रोजन करीब करीब 6.67% है और ऑक्सीजन का परसेंटेज है 53.33%। अब इससे तो हमको कंपोनेंट के परसेंटेज पता चल गए, लेकिन क्या अब हम ये बता सकते हैं कि कार्बन कितनी क्वांटिटी में है या ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में है। नहीं, इससे ये नहीं पता चलता। अब पता किया जाता है मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि इसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 2-3 तरह की टेक्निक्स हैं। इसमें से एक बहुत फेमस टेक्निक है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। स्पेक्ट्रोमीटर में मैग्नेट्स लगे रहते हैं, जिसमें हम उस कंपाउंड के एलिमेंट को आयन के फॉर्म में तोड़ करके भेजते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें एक तरीके का एक्सेलरेशन होता है। जो जितना हैवी आयन होगा वो उतनी देर से मूव करेगा और जो जितना हल्का आयन होगा वो उतनी जल्दी मूव कर जाएगा। और इस तरीके से हमें ग्राफ पे एक पीक मिलता है जो कि उस पर्टिकुलर आयन का मास होता है। सपोज हमने ग्लूकोज के एटम्स को तोड़ करके आयन में कन्वर्ट करके स्पेक्ट्रोमीटर में डाला तो उसका मास हमें पता चल गया और ऐड ऑन करने पे ये मास आया करीब 180। पहले हमको पता चला था एक्सपेरिमेंट से कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंटेज में है और इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो सकता है। लेकिन इससे अभी भी हमको ये नहीं पता चला कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। अब यहीं पे रोल आता है एम्पिरिकल फार्मूला का। तो कार्बन आया था 40%, हाइड्रोजन था 6.7% और ऑक्सीजन था 53.3%। तो अब इस मास से अगर हम ये पता कर लें कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम उन मोल्स का रेशियो निकाल सकते हैं, जिससे कि हमको पता चलेगा एम्पिरिकल फार्मूला। मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो यहाँ कार्बन का गिवन मास है 40, एटॉमिक मास हुआ 12, 40 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 3.33। हाइड्रोजन का गिवन मास है 6.67, एटॉमिक मास है 1, 6.67 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 6.67। ऑक्सीजन का गिवन मास है 53.33, एटॉमिक मास है 16, डिवाइड कर देंगे, आंसर इज 3.33। अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर है यानी कि 3.33, इससे सभी नंबर को डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमको एक सिंपल होल रेशियो मिल जाएगा। तो कार्बन 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 इक्वल टू 1, हाइड्रोजन 6.67 डिवाइडेड बाई 3.33 इक्वल टू 2, ऑक्सीजन 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 इक्वल टू 1।
तो हमको सिंपल रेशियो क्या मिला कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह CH2O। तो ये तो हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लो। तो कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का हो गया यहाँ 2 और ऑक्सीजन क्या हो गया 16। तो 12 प्लस 2 14 प्लस 16 इक्वल टू 30। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हुआ 30 और मॉलिक्यूलर मास हमको क्या मिला था एक्सपेरिमेंट से? यस 180। तो अगर हम 2 CH2O करते तो 30 प्लस 30 हुआ 60। चलो 3 CH2O कर दे, 30 प्लस 30 प्लस 30 90। तभी ये 180 के बराबर नहीं आया। ऐसे अगर हम बढ़ाते चले जाएं CH2O का रेशियो तो हम देखते हैं अप टू 6 CH2O तक बढ़ाने पर इसका मास हो जाता है 180, जो कि गिवन मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर CH2O को हम 6 टाइम्स बढ़ा दें तो हमको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यही 6 क्या है? वैल्यू ऑफ n। एम्पिरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? C6H12O6। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला इनकम्प्लीट क्यों है? फॉर्मल्डिहाइड का क्या हुआ फॉर्मूला, और एसिटिक एसिड का, और फिर ग्लूकोज का। फॉर्मल्डिहाइड है CH2O, एसिटिक एसिड है C2H4O2 और ग्लूकोज है C6H12O6। और इन सब का सिंपल रेशियो क्या आएगा? यस CH2O ही आएगा। तो ऐसे में सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने से हमें ये नहीं पता चल सकता कि मॉलिक्यूलर का असली स्ट्रक्चर क्या है। इसलिए मॉलिक्यूलर मास निकाल करके और एम्पिरिकल फॉर्मूला से उसको रेशियो वाइज बैलेंस करके हमको पता चलता है कि किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। तो अब इसके बाद भी आपको ये लगता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला सिर्फ एक कैलकुलेशन है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट स्टेप है किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जानने का। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। खूब पढ़ते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।